हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, और वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और बोर्ड में 4 नंबर का पूछा भी जाता है। तो बोर्ड में 4 नंबर का भी पूछा जाता है वो प्रश्न। तो आज हम उस इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए और लाते हैं उस प्रश्न को जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न हमसे किस तरह से पूछा जाएगा, तो अब हम उस प्रश्न को लाते हैं। तो ये देखिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या करे कि जो यकृत के प्रमुख कार्य बताने हैं, ठीक है। और इतना समझ लीजिए स्टूडेंट्स, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि स्टूडेंट्स चलिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यकृत के प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है, फिर यहाँ से अथवा करके दिया, या मतलब यह करके दिया है कि ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। ये प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के पूछने के कई तरीके हैं। ये प्रश्न हमसे 3 तरह से भी पूछा जा सकता है, और या फिर ये प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यकृत क्या है, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। तो यकृत क्या है, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। तो ये प्रश्न हमसे कई तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर जो देंगे वो सिर्फ एक ही तरह से देंगे, ठीक है। एक ही तरह से उसका आंसर देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो पाई जाती है वो यकृत पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। अब देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ठीक है। तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पाई जाती है। अब देखिए यकृत जो है, यकृत किस का निर्माण करता है। तो यकृत जो होता है ये हल्के पीला जो होता है, वो थोड़ा हल्का पीला होता है, पित्त रस होता है, ठीक है। तो यकृत जो है हल्के पीले पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। इतना आप लोग समझ लीजिए, करता है, करती है, ठीक है। अब देखो हम यकृत के प्रमुख कार्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो यकृत के प्रमुख कार्य देख लीजिए, यकृत के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए यकृत के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मिनिमम बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। यकृत के प्रमुख कार्य देख लीजिए, यकृत के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। तो सबसे पहला जो कार्य नंबर 1 हेडिंग डालेंगे यहाँ पर यकृत के कार्यों में। तो सबसे पहले डालेंगे कि यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं। तो देखिए यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं। यकृत कोशिकाएं हेपैरिन, यकृत जो होती हैं किसका स्राव करती हैं। यकृत कोशिकाएं हेपैरिन नामक, ठीक है, यकृत कोशिकाएं हेपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। देखिए आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि हेपैरिन नामक कोशिकाओं का स्राव कौन करता है, तो आप लोगों को आंसर में बताना है कि ये जो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं ये हेपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को उसका आंसर बताना है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, ठीक है। जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। और आप लोग पहले इतना कॉपी में लिख लीजिए। यकृत का कार्य 1 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आपके सेकंड की ओर। अब देखिए जब यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, वो हेपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। तो हेपैरिन का क्या कार्य होता है कि हेपैरिन यही करता है कि जो रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर होता है उसको जमने से रोकता है, ठीक है। रुधिर जो होता है वो वाहिनियों में जम नहीं पाता है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि, ठीक है, कि रुधिर को मतलब वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है। तो रुधिर को वाहिनियों में जमने से हेपैरिन ही रोकेगा। चलिए और आगे बात करते हैं इसका जो सेकंड नेक्स्ट इसका कार्य क्या है। नेक्स्ट कार्य यकृत का जो नेक्स्ट कार्य है, अब हम उस कार्य के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट कार्य है यकृत का कि अब यकृत का ये नेक्स्ट कार्य देखिए बात करते हैं इसके बारे में कि आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए, आमाशय में जो रस पाया जाता है उसको प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है।
आमाशय रस में जो HCl जो पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, हो सकता है कई छात्रों को पता हो, कई छात्रों को ना पता हो। चलिए अब देखो यहाँ पर बात करते हैं जो इसका सेकेंड कार्य क्या है कि आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए यह पित्त बनाता है और भोजन को क्षारीय कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भोजन को क्षारीय कर देता है, इतना आप लोगों ने समझ लीजिए। ये इसका दूसरा कार्य है। तो चलिए अब हम इसके तीसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसके अब हम तीसरा कार्य आप लोगों को लिखा है, तो इसका तीसरा कार्य क्या है। तो चलिए इसके तीसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर लाते हैं, इसका तीसरे कार्य के बारे में वर्णन करते हैं यहाँ पर कि इसका तीसरा कार्य क्या है, ये क्या करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को, अब जो ये क्या करता है, ये पचे हुए अवशोषित प्रोटीन जो आपका ये क्या करता है, जो ये पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को किसमें, ठीक है, किसमें संचित करता है। ठीक है, देखो बात करते हैं नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को, यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में संचित रखता है। ठीक है, अब देखो यह पचे हुए अवशोषित, जितना भी प्रोटीन पचता है, ठीक है, पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में रखता है, संचित रखता है। ठीक है, अब नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5 के जो इसका पांचवा कार्य क्या है यकृत का, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो ये क्या करता है यकृत देखिए रुधिर के निर्माण में भी सहायता करता है। यकृत जो है वो रुधिर का निर्माण भी करता है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यकृत जो है वो रुधिर के निर्माण में भी कार्य करता है। अब देखिए कैसे कार्य करता है और क्यों कार्य करता है। देखिए क्योंकि यकृत के अंदर क्या होता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का संचय, निर्माण व टूट फूट आदि कार्य होते रहते हैं। ठीक है, यकृत में कई ऐसे कार्य होते रहते हैं जिससे वहाँ पर रुधिर का भी निर्माण होता है। वहाँ पर देखिए आपके लाल रुधिर कणों का संचय होता है, साथ ही साथ में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, फिर उनका टूट फूट होता है और आदि कई तरीकों से वहाँ पर रुधिर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नंबर 5 जो हुआ आपका कंप्लीट हुआ। अब नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि जो रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि फाइब्रिनोजन क्या होता है। फाइब्रिनोजन देखिए जब भी आपके यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अब फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है। देखिए रुधिर में किसका निर्माण होता है, तो रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो क्या करता है कि जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है, मतलब ये रुधिर को जमाने में देखिए सहायता करता है। ठीक है, रुधिर में किसका निर्माण होता है, तो रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो क्या करता है, जो रुधिर को जमाने में सहायता देता है। लिख लीजिए इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं सेवन की ओर। जो इसका सेवन कार्य देखिए क्या है, 7वां नंबर कार्य क्या है कि यकृत शरीर का भंडार गृह है। ठीक है, यकृत जो है ये शरीर का भंडार गृह है। फिर आगे लिखेंगे जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है। ठीक है, जब पाचन के बाद रुधिर में अगर आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज पहुंच जाए तो क्या करता है, तो वही यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया, या फिर एक बार और देख लीजिए, समझा देते हैं कि जी यकृत शरीर का भंडार गृह है। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में क्या होता है जी कि जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक क्या संचित हो जाता है, ग्लूकोज पहुंचता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक जब ये ग्लूकोज पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। जब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जब तक के लिए इतना ही।